सबसे पहली बात तो आपके अंदर हुनर होना चाहिए, समझ होनी चाहिए और कि आप कैसे टीम को मैनेज कर सकते हो, और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि प्रोडक्ट के साथ आपको क्या करना है, क्या डिज़ाइन करना है और उसकी मार्केटिंग कैसी होगी। ये सब चीज़ों का बहुत नॉलेज होना चाहिए, वरना लोग आपको फंसा देंगे। उसकी वजह से हमारे घर बिक गए, हमारी जो दुकान है वो सब बिक गई और हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये काम मैं नहीं करूँगा, वो काम मैं नहीं करूँगा। मैंने सारे काम किए। फिर मैंने जब कॉलेज किया तब पार्ट टाइम मैंने जॉब किया कोरियर में। फिर उसके बाद में मैंने मोबाइल की शॉप में जॉब किया और पार्ट टाइम मेरी वाइफ का जो सोना था वो मैंने मुथुल फाइनेंस करके जो है वहाँ पे गिरवी रखा 30,000 रुपीज़ में। और HDFC बैंक में मेरा क्रेडिट कार्ड था, तो वहाँ से मैंने 15,000 रुपीज़ निकाले और 45,000 से ये बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया। आज की डेट में जो इज़्ज़त है वो पैसों से होती है। अगर आपके पास पैसा है ना तो आप कैसे भी हो, आपको शादी का कार्ड पहले आ जाएगा। कि सबसे पहले मैं ज़मीन से जुड़ा यानी बस में, फिर मेरी ट्रैक पे पटरी पे मेरा बिज़नेस आया यानी ट्रेन में, और फिर मैंने ऊंचाई पे उड़ान उड़ी आसमान पे फ्लाइट पे। जब मैं भागा, लोगों से मिला, तो मेरे को पता चला कि कितने सारे एड्रेस है, कहाँ कहाँ शॉप है, दुकानें हैं, तो कैसे करना चाहिए। तो गलतियों से ही इंसान सीखता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एम लिबास के यूट्यूब चैनल पे। ये एम लिबास का पहला वीडियो है, और अगर पहला वीडियो है तो इसका मतलब ये है कि शुरुआत से जहां से कहानी चालू हुई वो चीज़ यहाँ पे आप सबके सामने रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे साथ अभी यहाँ पे मौजूद है आपके पहले एम लिबास वीडियो में जो फाउंडर एंड डायरेक्टर है ऑफ एम लिबास प्राइवेट फैशन लिमिटेड, मिस्टर मोइन वागू। थैंक यू सर। बड़े भाई भी है वो, और साथ ही साथ ये यहाँ के फाउंडर एंड डायरेक्टर भी है। तो आज हम मोइन भाई के साथ बात करेंगे अबाउट एम लिबास का ये जो जर्नी रहा है 2012 से लेके 2012 से जो जब ब्रांड आ गया तब का जर्नी, उसके पहले का उनका जर्नी, सब कुछ अच्छे से डिकोड करने वाले हम यहाँ पे। भाई सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये जो है ये एकदम शुरुआत से कहानी होगा, ठीक है? राइट। तो शुरुआत मतलब सिर्फ एम लिबास का शुरुआत नहीं, आपका दुनिया में शुरुआत। मेरा मतलब है कि आपका बचपन हाँ। क्या सीन था, बचपन के टाइम का आपका क्या क्या कहानियां थे इंटरेस्टिंग जो आप शेयर करना चाहोगे? मैं बॉर्न हुआ मलाड में, और जैसे कि मेरा जो बचपन था वो बहुत ही अच्छे से गया, जैसे भी गया। हम्म। और मेरी फैमिली के बारे में बताऊं तो घर में मम्मी डैडी, मेरी 2 सिस्टर और मैं, हम्म। हम 5 लोगों की ये फैमिली थी। और जो मेरी मम्मी है, डैडी है, ये बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। तो बोलते हैं ना कि कुछ ऐसा वक्त आ जाता है, मोड़ आता है कि हम लोग थोड़ा नीचे हो गए, हमारी हर एक चीज़ थोड़ी। तो मम्मी की जो फैमिली थी, तो वहाँ पर मैं बताना चाहूँगा उस टाइम पे जब मैं दुनिया समझ रहा था और 4th स्टैंडर्ड में था, तभी वहाँ पर ऐसा कुछ होता था कि जब भी कुछ चीज़ें होती थी मम्मी के यहाँ पर, जैसे कोई फंक्शन हो गया या कोई ऑफ हो गया या ऐसा कुछ भी होता था, तब वो लोग इतना मिस यानी कि जिस दिन होता था उसी दिन यानी कि हमको बताते थे कि भाई अभी 2 दिन बाद शादी है, ऐसा अर्जेंट हो गया, ये हो गया। उसकी वजह सिर्फ इतनी हो गई कि थोड़ा सा हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ी ख़राब थी, तो उस वजह से वो वैल्यू नहीं मिलती थी वो सारी चीज़ें। और मेरे जो डैडी थे वो एक सोशल वर्कर भी थे, लोगों की हेल्प भी किया करते थे। हमारी मलाड में चिंचोली बंदर में शॉप थी, वहाँ पर जनरल स्टोर था वहाँ पर, और वहाँ पर घर था, फ्लैट था, सारी चीज़ें थी। मगर मेरे डैडी इतने सिंपल थे कि लोगों ने यानी कि उनका मिसयूज़ किया। यानी कि हर जगह मेरे डैडी को बोला कि हमें कुछ ज़रूरत है, आप गारंटी लो, ऐसा करके काफ़ी सारी चीज़ों में मेरे डैडी इन्वॉल्व हो गए, जिसकी वजह से बहुत सारा कर्जा हो गया जो लोगों ने नहीं चुकाया, और वो सारा मेरे डैडी पे आ गया। तो उसकी वजह से हमारे घर बिक गए, हमारी जो दुकान है वो सब बिक गई और हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई ये सारी चीज़ों को लेकर। बट मैं बचपन की एक मेरी बात बताना चाहूँगा कि जब हमारी किराने की स्टोर हुआ करती थी तो वहाँ पर पीछे एक सोसाइटी थी। तो वहाँ पे डिमांड होती थी, जैसे कांदे है, बटाटे है, टमाटर है, और जैसे वेजिटेबल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें थी। तो मैं जब स्कूल से आया करता था तो डैडी की हेल्प किया करता था उस टाइम पे। तो डैडी मेरे को पैसे देते थे
और वहीं से चिंचोली बंदर से सोमवारी बाजार करके एक मार्केट था, तो वहाँ से मैं शॉर्टकट जाया करता था और 3 राउंड मारता था कि एक बार जाऊँ वहाँ पर और होलसेल मार्केट में, तो भाई 2 किलो बटाटे, कांदे, ये टमाटर, नींबू, नारियल, सारी चीज़ को मैनेज करूँ, भाजी और बार्गेनिंग भी करूँ उस उम्र में, ठीक है? वो और फिर मैं 3 राउंड लगाता था मेरे शॉप पे। जाता था, फिर आता था, क्योंकि इतना सारा सामान था, मैं अकेले कैसे उठाऊँ, ठीक है? अब ये इंटरव्यू के टाइम जब मेरे को एक चीज़ याद आ रही है अभी, कि यार उस टाइम पे मेरे डैडी ने सोचा नहीं, इतना छोटा-सा जो बच्चा है मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, ये कैसे जाएगा और आएगा? वो मेरे को अभी रियलाइज़ हो रहा है कि उस टाइम पे जो डैडी होते थे, सब लोग होते थे, इतना बच्चों पे इतना ध्यान नहीं देते थे। देते भी थे, मगर आज के जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मगर फिर भी उनके अंदर वो फीलिंग्स नहीं है, बच्चों के अंदर वो फीलिंग्स नहीं है। तो वो चीज़ मेरे में थी। तो मैं फिर दिमाग चलाता था कि यार ये 3 बार राउंड मारना पड़ता है, तो उस टाइम पे आपको याद होगा कि ₹2 में, ₹1 में आधा घंटा, 1 घंटा साइकिल मिला करती थी, यहाँ पर रेंट पे। तो फिर मैंने दिमाग चलाया, यार ये 3 राउंड मारने से अच्छा है कि मैं वो रेंट पे साइकिल ले लूँ और जाके फिर वो सारा जो बाज़ार है, उसके ऊपर रखूँ, हैंडल पे पीछे सब बाँध दूँ और उसको घसीटते हुए मैं मेरे शॉप पे लेकर आया करता था। तो इस तरीके से मैं दिमाग चलाता था। तो बचपन से ही मैंने बार्गेनिंग करना, काम करना, ये बचपन से ही सीखा था। तो ये सारी जर्नी मेरी गई, फिर मेरा कॉलेज हुआ। तो ठीक है, ऐसी लाइफ मेरी गई है बचपन की। तो ये जो बार्गेनिंग आपने सीखा, अलग-अलग चीज़ें आपने उस काफ़ी यंग एज में आपने सीखा, उसी के वजह से आपको लगता है कि आपने ये जो एक्सप्लोर करने का ये जो जज्बा था हमेशा से, ये हमेशा से था, इसके वजह से ही आपने कपड़ों के फील्ड में आने के पहले बहुत अलग-अलग फील्ड में भी काम किया, ये मैंने सुना है। तो ये जज्बा के कारण ही आपने अलग-अलग हाँ, हाँ। जगह कोशिश किया, एक्सप्लोर सही किया? सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि मैंने बहुत सारे काम किया, जैसे दिवाली में है, तो जो गंधक बनती थी उसकी एक बॉटल आती थी, हुँ। तो उसपे गोल्डन कलर की प्रिंट हुआ करती थी। तो मैं वहाँ पर भी फैक्ट्री में जाता था, जो कि मेरे घर के बिल्कुल बाजू में ही थी। तो वहाँ पर मैंने वो सारी चीज़ें सीखी वहाँ पर, तो मैं बहुत अच्छे से काम करता था। जैसे बड़े करते हैं ना दिमाग से, वो मशीन चलाना, ये करना, तो यानी कि मेरे को लोग बहुत पसंद करते थे कि यार ये बच्चे के अंदर बहुत टैलेंट है और बहुत यानी मेहनती लड़का है, कोई भी चीज़ में आगे बढ़कर ही काम करता है। हुँ। तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये काम मैं नहीं करूँगा, वो काम मैं नहीं करूँगा। मैंने सारे काम किए, फिर मैंने जब कॉलेज किया, तब पार्ट टाइम मैंने जॉब किया कोरियर में, फिर उसके बाद में मैंने मोबाइल की शॉप में जॉब किया और पार्ट टाइम। फिर एक जो प्रेस होते हैं जहाँ पर विजिटिंग कार्ड, मैरिज कार्ड बनते हैं, वहाँ पे मैंने 1 साल तक काम किया, डीटीपी, फ़ोटोशॉप, वो सारी चीज़ें करना, और वो सारा चीज़ मैंने मैनेज किया बहुत अच्छे तरीके से। और मोबाइल की फ़ील्ड में भी मेरे कज़िन भाई थे, वो लोग भी करते थे, तो उनसे भी थोड़े वो चीज़ें लेकर मैं बेचा करता था। तो सारी चीज़ों को लेके बहुत सारा एक्सपीरियंस बन चुका था मेरे दिमाग में। क्या बात है! मतलब इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, हुँ, उस तरफ रशिया भी है, अमेरिका भी है, ऐसा है लगा सब जगह आपने हाथ मारा है मेरे ख्याल हुँ, से, उस हिसाब से देखा जाए। तो उसी उसी के कारण मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मेरे इंडस्ट्री में एक वर्ड बहुत पॉपुलर है, आपने सुना होगा नेपोटिज़्म, हुँ, कि यार इसका बेटा तो आराम से हीरो बन जाएगा, ये इसी हुँ, इंडस्ट्री का है। हुँ। आपके यहाँ पे तो ये कपड़ों के लाइट का तो कोई नेपोटिज्म होता नहीं है, ना ही आपके फैमिली में किसी का बैकग्राउंड था हुँ, कि ऐसा नहीं है कि फादर का कोई हुँ। कपड़ों का दुकान था या फिर मदर का कुछ ऐसा था। तो अचानक से फिर कपड़ों की दुनिया में आने का ये जो डिसीजन आपने फाइनल किया कि नहीं ये फील्ड में मुझे जाना है और जो भी आगे जाके मेहनत तरक्की करना है इसी फील्ड में करना है, ये आपने कब डिसाइड किया और इंस्पिरेशन क्या था इसके पीछे? इसके पीछे तो बहुत बड़ी स्टोरी है। कोई भी चीज़ सोचकर कभी-कभी नहीं होती है, अचानक से हो जाती है, कुदरती। आप जो चीज़ चाहते हो ना, वो आपको कभी ज़िंदगी में मिले या ना मिले, हम्म। ये सब अलग बात है। तो मैंने सिर्फ़ काम किया अपनी लाइफ़ के अंदर। और रही बात मेरी फ़ैमिली या सारे लोगों के अंदर, मैंने कपड़ों के बिज़नेस को चॉइस किया क्योंकि जब मेरी शादी हुई 2009 में, और उस टाइम पे जो मेरी वाइफ़ थी वो बांद्रा ईस्ट में रहती थी और वो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट था, मुझे नहीं पता था। मेरा बचपना मुंबई में ही रहा। उस टाइम की जो वाइफ थी मतलब हाँ, आपकी हाँ, वाइफ मेरी वाइफ़ जो है जो मेरे उस टाइम पे हाँ, वो मेरी वाइफ़, हाँ हाँ, वो वरना हाँ, ऑडियंस कंफ्यूज हो हाँ, जाएगी। कन्फ्यूज़ हो जाएगी। तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि स्टोरी वहाँ से स्टार्ट हुई कि
मेरी वाइफ के यहाँ पर मैं जाता था, मार्केट को देखता था, तो वहाँ पे सारे कपड़े ही कपड़े थे। तो मैंने मेरी वाइफ को पूछा कि ये क्या है यहाँ पर, ये सब कुर्तीज़ का मार्केट है, तो क्या ये मेरे को सैंपल्स इसके मिल सकते हैं? तो उनके पहचान में काफ़ी सारे लोग थे, तो उन्होंने मेरे को वहाँ से सैंपल दिए, और फिर वही सैंपल लेके मैंने मार्केटिंग किया, हर जगह मैं जाता। उस टाइम पे मेरे पास में मोबाइल की शॉप थी, तो मेरे जो फ्रेंड थे, तो पार्टनरशिप में मेहनत मेरी थी सारी और शॉप उनकी थी। तो ऐसा मेरा एक बिज़नेस चल रहा था उनके साथ में। तब फिर जब मैं ये लाइन में आया, तो मैंने पार्ट टाइम जो सैंपलिंग दिखाया लोगों को, तो बहुत पसंद आने लगे सारी चीज़ें। तो मेरे को इंटरेस्ट आया कि नहीं यार, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। और जो मोबाइल के फील्ड में था, वहाँ पे झूठ बहुत बोलना पड़ता था। हाँ, जब तक हम जो लाइन में थे, मैंने 9 इयर्स मोबाइल के फील्ड में काम किया है, हर एक चीज़ किया है, मोबाइल रिपेयरिंग से लेके सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, और प्लस जो सेकेंड हैंड मोबाइल होते हैं, न्यू मोबाइल होते हैं, होलसेल होता है, चाइना का मोबाइल, वो सारे मैंने वहाँ पर काम किए हुए थे। तब मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ धीरे-धीरे कि भाई अब जो मार्केट हो रहा है, ये बहुत ही टफ़ हो रहा है, और इसमें झूठ बोलना पड़ रहा है कस्टमर को। जैसे कि अभी समझो किसी का मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आया हो, तो पता है पानी में गिर जाता है, तो फिर उसका डिस्प्ले वगैरह चले जाता है, कुछ दिखता नहीं है। तभी वो बैटरी हुआ करती थी, तो बैटरी निकाल के वो हमारे पास में लेकर आते थे कि भैया देख लो, ये मोबाइल पानी में चले गया है। तो हम लोग क्या करते थे, उसका सर्किट खोलते थे, और उसको केमिकल डाल के, सरफ होता है ना, सरफ डाल के उसको ब्रश से पूरा सा धोते थे। धोने के बाद में हेयर ड्राई मारते थे, पूरा उसको एकदम गर्म कर देते थे हीट करके, और फिर उसका डिस्प्ले रख के बैटरी चेक करते थे, मोबाइल ऑन होता था। बट क्या होता था कि दुकान में काफ़ी लोग हैं, अब मैं उसको कैसे बोलूँ कस्टमर को कि आपका मोबाइल चालू हो गया है? तो झूठ बोलना पड़ता था कि इसकी आईसी उड़ गई है, ये प्रॉब्लम हो गई है, तो भैया इसका इतना चार्ज होगा, ये होगा, तो कस्टमर डर के मारे दे देता था। तो ये सारी चीज़ें मेरे से नहीं हो रही थी, झूठ बोलना। अब मैं क्या करूँ, मेरे साथ पार्टनर भी थे, लोग भी थे। अगर मैं सच बोल दूँ तो बोले भाई तू इतना सच बोलेगा तो कमाएँगे क्या? यहाँ पर शॉप है, सब लोग हैं, भाड़ा है, धंधा है, तो कैसे होगा? तो मैंने बोला भाई इससे अच्छा है कि ये काम ही छोड़ दो, और जो ये कपड़े का जो नया काम आया है, तो मैंने वही काम को स्टार्ट किया वही शॉप से। और मेरे फ्रेंड को बोला कि भाई अब मैं नहीं करूँगा, ये शॉप अगर तुमको देना है तो दे देना, नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, बट अब मैं ये बिज़नेस नहीं करूँगा। तो थोड़ा नाराज़ तो हुआ वो, बट उसके पास बहुत पैसा था, उसको कुछ ऐसी पड़ी नहीं थी ये सारी चीज़ की, वो खाली अपने भाई के लिए थोड़ा ये सारी चीज़ें मेरे साथ में कर रहे थे कि उसको एक नॉलेज मिले उनके छोटे भाई को। तब मैंने रिक्वेस्ट किया, फिर उन्होंने मेरे को शॉप दी, और देने के साथ ही जैसे वो बोलते हैं ना कि रात में देखो तो मोबाइल की शॉप है, ठीक है? और मेरा दिमाग ऐसा था कि रातों रात 3 बजे तक मैंने पाइप लाया, ये वो शटर बंद करके सारा मैंने डिस्प्ले किया, और सारा काउंटर वगैरह का पूरा सेटअप किया, और जैसे ही मॉर्निंग में शॉप वहाँ पर मैंने ओपन किया, तो वो पूरी कपड़े की दुकान खुल गई। अब सुबह में सब लोग एकदम वहाँ पे हैरान परेशान, मेरे दोस्त लोग। और मैं जब मोबाइल के सामने जो जीन्स की दुकान थी, शर्ट की दुकान थी मेरे दोस्तों की, तो मैं वहीं से बैठे-बैठे सोचता था कि अरे यार मैं सब काम करूँगा मगर ये कपड़ों का धंधा नहीं करूँगा। अरे ये लोग क्या बेच के क्या ही कमाते होंगे? अरे भाई मैं तो नहीं करूँगा। देखो क्या हो गया कि उनके सामने मेरी ही कपड़े की दुकान खुल गई। ठीक है, अब सुबह हो गई, तो मेरे को सब लोग आवाज़ देने लगे, अरे मोइन भाई क्या हो गया? मोबाइल की दुकान कहाँ गई? तो मैंने बोला ये कपड़े की दुकान है। बोले कौन चलाएगा? मैं बोला मैं चलाऊँगा। तो बोले आप कपड़े बेचेंगे? बोला हाँ मैं कपड़े बेचूँगा, क्यों नहीं बेचूँगा। तो वहाँ से फिर मैंने कपड़े का जो बिज़नेस है वो स्टार्ट किया, और साथ ही साथ में मार्केटिंग किया। वहाँ से मेरे को सैंपल्स मिलते, फिर मैं काम करता। इसी के साथ में एक बहुत बड़ी चीज़ मेरे साथ में हो गई, जिससे कि मेरे को बोलते हैं ना एक ट्रैक, एक रास्ता मिला सक्सेस का। वो ऐसा था कि एक लॉट का माल होता है, वो मैंने परचेज़ किया। तो वो मैंने परचेज़ किया 1,15,000 समथिंग का था, और मेरे पास उस टाइम पे उतने पैसे नहीं थे। तो मैंने मेरे फ्रेंड से माँग के 60,000 रुपीज़ लिया, और वो लॉट का माल सारा मैंने मेरे घर पे लेकर आया, और मैंने मेरे बालकनी में वो सारा माल अच्छे से लगाया। और उसके बाद में मैं आधा दिन मार्केटिंग के लिए जाता था। मगर मेरे को तब पता चला कि जो लॉट मैंने खरीद के लाया हूँ, वो यार एकदम ही डेड है, वो इतना बिकेगा नहीं, क्योंकि जब मैं घास बाज़ार एक मार्केट है बांद्रा ईस्ट में एशिया का, अगर आप उसके अंदर चले जाओ ना, अगर मैं आपको छोड़ दूँ अंदर जाके, तो आप रिटर्न बाहर नहीं आओगे, भूल-भुलैया है, वहाँ पे आप घूम जाओगे। तब मेरे को पता चला जो चीज़ मैं लेकर आ रहा हूँ, वो चीज़ वहाँ पर सेम रेट में बिक रही है, तो मेरे से कौन लेगा? अब मेरे को हो गया टेंशन कि मैं क्या करूँ? मैंने दूसरों से पैसे भी उठाए हैं, तो मैं उसको कैसे चुकाऊँगा पैसों को? तो मैं वहाँ से सफ़र में भागने लगा, मलाड में, बोरीवली, थाना, हर जगह।
वो कैसे कैसे करके मैंने उस चीज़ को बेचा, रेट टू रेट बेचा, नुकसान खा के बेचा, और वो 60,000 रुपीज़ मैंने बनाए और सबसे पहले उस आदमी को जाके दिए कि मैंने बोला कि भाई इसमें लॉस हो गया है, तो मैं इसमें नहीं कुछ प्रॉफिट मिलेगा, तो ये आप आपके पैसे ले लो। तो उसके लिए मैंने उनको सॉरी भी बोला, तो उन्होंने कोई बात नहीं करके मेरे को बोल दिया। बट फिर देखो क्या होता है कि आपके पास में अगर कोई भी चीज़ अगर आ रही है तो आप उसे नाराज़ मत हो। अगर वो चीज़ मेरे को मिली थी, अगर वो नहीं मिलती, वो लॉट का माल मेरे को नहीं मिलता, तो क्या मैं इतना सफ़र करता? क्या मैं इतना भागता? क्या इतने लोगों तक पहुँचता? तो वो जो मार्केटिंग है वो मैं सीखता ही नहीं। जब मैं भागा, लोगों से मिला, तो मेरे को पता चला कि कितने सारे एड्रेस है, कहाँ-कहाँ शॉप है, दुकानें हैं, तो कैसे करना चाहिए। तो गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो इस तरीके से मेरा सफ़र कपड़े के इसमें चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। चालू हो गया सफर। हाँ, वही मेन चीज है कि डेस्टिनेशन पता हो ना नहीं हो, एटलीस्ट निकल पड़ते हैं अपन, फिर आगे का आगे देखा जाएगा। हाँ, तो ये आपका जो ब्रांड है, मैं तो आपका नहीं बोलूंगा, मैं तो हमारा बोलूंगा। हाँ, लेकिन हमारा जो ये ब्रांड है, इसके पीछे चालू तो शुरुआत तो आपने की, मैंने तो चलो 2030 हुँ, से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हुँ, इसका जो नाम है, हुँ, ये नाम आपको आइडिया कहाँ से आया? इसका जो एक लोगो है, एक स्पेसिफिक डिजाइन है, एक हुँ, पैटर्न है, हुँ। ये सब आइडिया क्रिएटिविटी कहाँ से आया? क्या सोच के आपने बनाया? इंस्पिरेशन क्या था दिमाग में? दिमाग में ऐसा था कि मेरे कज़िन भाई थे, और वो सऊदी में काफ़ी साल से जॉब कर रहे थे। तो वो एक दिन मेरे घर पर आए, और तो मैं बस ऐसे ही नाम ढूँढ रहा था कि क्या रखूँ ऐसा। तो मैंने उनसे ऐसे पूछा कि भाई मैं क्या रखूँ? भाई ऐसा कपड़े का मैं सोच रहा हूँ। तो बोले तुम लिबास रखो, क्योंकि लिबास एक पहनावा होता है हम्म। वहाँ पर सऊदी में, दुबई में। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई ये नाम मैं रख लेता हूँ, बहुत सही है। अब नाम तो ठीक है, ओके हो गया, मगर इसका जो अभी लोगो है, नाम कैसे मैं बनाऊँ, ये यहाँ पर बात आई। तो जो बशीर भाई करके थे जिनके पास मैंने जॉब किया, विजिटिंग कार्ड और मैरिज कार्ड का वो सब बनाने का, तो मैंने उनको फ़ोन किया, बोला बशीर भाई मैं ऐसा कपड़े का बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एक मेरे को आप बहुत अच्छे से एक डिज़ाइन करके मेरा कार्ड बना के दो। तो बशीर भाई ने बोले ठीक है मैं बना देता हूँ। तो उन्होंने मेरे को सैंपल भेजे, तो मैंने बोला नहीं ये मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, फिर उन्होंने और भेजा, मैं बोला ये भी नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा करके काफ़ी सैंपल उन्होंने मेरे को दिखाए, तो मेरे को पसंद नहीं आया। तो बोले भाई एक काम कर ले, देखो क्या चीज़ है मेरे नहीं समझ में आ रहा है, एक काम कर तू खुद ही बना ले। तो फिर वहाँ से मैंने, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी उस टाइम पे, और अभी भी है मगर थोड़ी बहुत कम हो गई है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। तो मैं 8 बजे शाम में, हम्म। रात को 8 बजे वहाँ पर एक बुक और पेंसिल लेके ड्राइंग करना स्टार्ट किया मैंने, और स्टार्ट करते करते 2 बज गए। काफ़ी पेज मैंने फाड़ा, और फिर फाइनली ये जो आप देखेंगे लिबास का जो ये नाम है, इसमें पूरे कैरेक्टर है। तो इसके अंदर एक फैमिली आपको दर्शाती है, पूरी हैप्पी फैमिली। तो वो मैंने क्रिएट किया, जो कि आपको कहीं पे भी गूगल पे इसका एक फाउंड नहीं मिलेगा। फिर और हाँ, अभी ध्यान से अगर देखोगे तो हाँ, ऐसा ही है। पूरी फैमिली है इसके अंदर। तो सारे लोग जो मैंने क्रिएट किया तो बहुत मेरे को यानी कि अच्छा लगा, तो मैंने फिर इसको फाइनल कर लिया, और इसका उस टाइम से फैशन फॉर न्यू जनरेशन ये मैंने यहाँ पर इसके साथ में जोड़ दिया। तो बहुत अच्छा लगा, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्रिएट हुई, लिबास का नाम यहाँ से बना, एम लिबास। और एम के पीछे कोई स्पेसिफिक कहानी है? हाँ, एम के पीछे भी है। एम के पीछे ये है कि ए से अल्लाह है और एम से मोहम्मद है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर ऐड हो गई। और अभी और एक चीज़ अगर ऐसा भी देखा जाए तो ए से मेरा बेटा अरहान मैं है, वही सोच रहा था, और आपका एम नाम से है मोइन है। सब लोग यही सोचते हैं, हाँ। बट वहाँ पर वो रीज़न रहा। क्या बात है, बहुत इंक्लूसिव तरीके से आपने ये किया। अभी हम जब कहानी सुन रहे हैं तो ऑफ हम्म, कोर्स इट लुक्स लाइक कि यार मतलब आज ऐसे किया, डे हम्म, 2 में ये हो गया, डे 3 में ये हो गया, लेकिन जितना आसान सुनने में लग रहा है, आई एम श्योर असली जिंदगी में हकीकत में तो उतना था नहीं। अगर कोई किसी भी चीज की अगर अच्छाइयाँ होती है, हम्म, इजी चीजें होती है, बेनिफिट्स होता है, तो उसके चैलेंजेस भी होते हैं, राइट? राइट, राइट, तो जब आपने ये ब्रांड चालू किया हम्म, और 2012 की स्टार्टिंग स्टार्टिंग से लेके अब तक हम्म। मेजर आपके कौन से वो चैलेंजेस रहे हैं जो आपने फेस किया है, या फिर अभी भी शायद फेस कर रहे हो? और अगर कर रहे हो या फिर किया है तो उसको कैसे हटाया, उसको कैसे ओवरकम किया? अ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो थे। जैसे कि सबसे मेन चीज़ थी पैसों को लेके, जो कि मेरे पास थे ही नहीं।
कि मैं कैसे इस बिज़नेस को करूं और कैसे आगे बढ़ूं। तो सबसे मेन चीज़ थी कि जब ये बिज़नेस स्टार्ट करना था तो मैंने काफ़ी लोगों से हेल्प मांगी। अ, हमारे रिलेटिव है, फिर डैडी की जो फ्रेंड है उनसे, और काफ़ी हम लोग ने सोचा कि कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो कुछ ना कुछ अच्छी बात बनेगी, बट कोई बात बनी नहीं। फिर लास्ट में मेरी वाइफ ने बोला छोड़ो ये सारी चीज़ें, तुम खुद मेहनत करो और इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही होगा। तो वहाँ से मेरी वाइफ का जो सोना था वो मैंने मुथुल फाइनेंस करके जो है वहाँ पे गिरवी रखा 30,000 रुपीज़ में, और HDFC बैंक में मेरा क्रेडिट कार्ड था तो वहाँ से मैंने 15,000 रुपीज़ निकाले और 45,000 से ये बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया। तो ये सारी चीज़ें थी और नई चीज़ थी, कपड़ा क्या होता है मेरे को पता नहीं, काम कैसे करूँ, डिज़ाइंस क्या होती है, मैंने कोई, यानी कि आप सोच सकते हो कि कोई कोर्स नहीं किया, कि बहुत सारे लोग होते हैं कि हर चीज़ सीखते हैं पहले और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। बस मेरे पास पैशन था, मेरे पास एक अच्छी सोच और समझ आ चुकी थी डिज़ाइन को लेके कि मैं पहले से ही कुछ भी चीज़ हो ना तो वो हर चीज़ के पीछे मैं डिज़ाइन में लग जाता था, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, घर को सजाना, काम करना या किसी की शॉप को अच्छे से बनाना, तो ये सब क्रिएटिविटी मेरे दिमाग में चलते रहती थी। तो प्रॉब्लम्स तो चली ही साथ में, मगर मैंने उसको आगे आने नहीं दिया मेरे लाइफ के आगे उसको कहीं पे भी, और आगे मैं बढ़ता गया। प्रॉब्लम को भी घुटने हाँ, झुकने में एकदम हाँ, मजबूत। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे एक चीज बताइए कि ये जो हमारा ब्रांड है एम लिबास, इसका मैन्युफैक्चरिंग हुँ, अगर मैं बोलूँ तो मेरे ख्याल से अहमदाबाद में है, राइट? राइट। होलसेल मैन्युफैक्चरिंग सब हुँ, कुछ अहमदाबाद में है, लेकिन इसका सेल्स डिपार्टमेंट जो है हुँ, ये अपने आमची मुंबई में है, हुँ, राइट? हुँ, तो ये सेटअप जो है ये आपने क्यों रखा, हुँ, पहला सवाल। और दूसरा चीज है कैसे किया, क्योंकि कोई भी बिग बिजनेस एक सिटी में ही मैनेज करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, आपने तो दो जगह कर लिया। हुँ। तो ये क्यों किया, पहला सवाल, और दूसरा कैसे मैनेज कर रहे हो अभी तक? अ, ये बिज़नेस ऐसा हुआ कि मैं मीरा रोड में रहता था हम्म। वहाँ पर, और वहाँ से ट्रैवलिंग करना 2 साल तक मैंने लगभग ट्रैवलिंग किया। मेरे घर से मैंने डैडी को बहुत मनाया कि डैडी मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है आना-जाना बांद्रा से, फिर इतना पूरा दिन घूमना, हर स्टेशन जाना, सेंट्रल, हर्बल, वेस्टर्न सारी लाइन को कवर करना, वहाँ पे मार्केटिंग करना। और उस टाइम पे मेरे पास बाइक भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था मेरे पास में, धीरे-धीरे सब कुछ आने लगा। तो आप समझो कि वो थैली लेके, यानी कि मार्केटिंग करना और 250 पीस कंधे पे उठा के लेके जाना हर जगह पे, तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी, मगर मैंने कभी ऐसा सोचता ही नहीं था कि मेरे पास कोई वज़न है। यानी कि मैं उसको उठा के एकदम प्यार से लेके जाता था और एकदम रखता था, फिर थोड़ा चलता था और मार्केटिंग करते ही रहता था। उसके साथ-साथ वो क्या हुआ कि सबसे मेन चीज़ अच्छी हुई कि पहले मैंने क्या किया कि स्ट्रगल करके जो पूरा मुंबई है और सारी चीज़ें स्टेशन को कवर किया, वहाँ पर मेरा नेटवर्क बनाया, और मैं हमेशा 1-1 साल तक, आप यकीन नहीं मानोगे कि लोग ऐसे ही हार जाते हैं। मगर मैं उस टाइम पे एक शॉप पे मेरे को ये पता चल जाता था कि भाईंदर में ये चीज़ है, मीरा रोड में ये है, थाना में है, ऐसा है, इनका शॉप बहुत अच्छा है, फ़ेमस है। तो उनके पास मैं 1-1 साल तक गया, उन्होंने मेरे को मना किया कि मैं जब भी जाऊँ, मैंने बोला सर आप सैंपल देखेंगे, तो यार तुम बार-बार आ जाते हो, तुमको मना किया ना कि नहीं चाहिए, क्या है ये वो, काफ़ी सारी बातें मैंने सुनी, बहुत सारी बातें लोगों की सुनी, मगर मैं नाराज़ नहीं होता था। वही मुस्कुराता हुआ चेहरा और फिर से वहीं पे जाता था। फिर मेरे को ऐसा लगता था कभी ना कभी ये मेरे से मान तो जाएगा ही। फिर मैं देखता था आज इनका मूड अच्छा है क्या, सर दिखाऊँ क्या थोड़ा? अरे मेरे भाई एक काम कर, दिखा दे क्या है, ला बता क्या दिखाना चाहता है? तो जब मैं उनको दिखाया तो उन्होंने बोला क्या कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अपने स्टाफ को पूछा, हाँ भाई अच्छा लग रहा है। तो बोले भाई ले लो, चलो दो माल। तो वैसे ही उनसे दोस्ती हुई, तो वैसे ही मेरे को कॉल आते थे दूसरे दिन, भाई किधर है तू? मैं बोला भाई मैं तो यहाँ पर हूँ बांद्रा में। फटाफट और कितना माल है, फटाफट लेकर आओ, तेरा सब माल बिक गया। तो ऐसे दोस्ती स्टार्ट हो गई। तो देखो 1 साल तक जाना और अपने को हार नहीं मानना है। अभी के जो यूथ है, अभी के जो है जनरेशन, वो तो थोड़ा-सा किसी ने कॉल अटेंड नहीं किया या किसी ने आप गए बात नहीं किया मार्केटिंग में, तो बोले यार वो तो लेता ही नहीं है, करता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है, आपको जाना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा जहाँ पर आपको पता है कि यहाँ से मेरे को बिज़नेस मिलेगा, तो वहाँ पर आपको हमेशा मेहनत करना है। कभी ना कभी तो आपका नंबर लग ही सकता है, मगर आप ये सोचो कि मेरा नंबर नहीं लगेगा तो ज़िंदगी भर नहीं लगेगा। तो वो सारी चीज़ें भी वहाँ पर हुई। फिर मैंने जैसे बताया कि मीरा रोड से
मैं स्लम एरिया में आया, जो कि बहुत ही मेरे लिए टफ था वहाँ से। और मेरे डैडी को मैंने बोला कि नहीं, अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ डैडी, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है तो आना जाना। तो मैंने वाइफ और हम लोग ने डिसाइड किया कि मैं एक स्लम एरिया में वहाँ पर आ गया, और वहाँ पे 1,500 रुपया भाड़े पे मैंने घर लिया। और उस घर का नाम मैंने रखा था चूहे वाला घर, हम लोग ने, क्योंकि वहाँ पे चूहे काफ़ी थे वहाँ पर। और 1,500 रुपया वो, और 1,500 रुपये में सारा राशन, और उसी के अंदर सारी चीज़ यानी कि मैनेज करना, 3,000 रुपये में पूरा घर चलाना। और घर का मीन्स ऐसा था कि अगर मैं सोऊं भी तो एक पैर दूसरी दीवार पे चले जाए, इतना छोटा सा वो घर था। तो वहाँ पर हम लोगों ने लाइट चालू करके सोते थे, मैं मेरा छोटा सा बेटा और मेरी वाइफ। हमने कभी लाइट ऑफ ही नहीं की। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर लाइट ऑफ करो तो चूहे काटते हैं। तो ऐसा जो दिन मैंने नहीं देखे, मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो मैंने सारी चीज़ वहाँ पर किया जो मेरे को नहीं करनी चाहिए थी, मगर सिर्फ़ और सिर्फ़ सक्सेस पाने के लिए, कुछ करने के लिए। क्योंकि फिर मेरा एक सपना था कि मैं मेरे जो चीज़ मेरे को नहीं मिली है लाइफ़ में, खुशियाँ, वो मेरे बच्चों को मिले, मेरी वाइफ़ को मिले, मेरे पेरेंट्स को मिले, और वो हर चीज़ पे हाथ रखे और हर चीज़ वो उनकी हो जाए। और हर कोई, यानी कि बोलते हैं ना कि इज्जत पैसों से होती है। आज की डेट में जो इज्जत है वो पैसों से होती है। अगर आपके पास पैसा है ना, तो आप कैसे भी हो, आपको शादी का कार्ड पहले आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास में नहीं है ना, तो आपको यानी भूल जाएंगे, यार इतना काम था मैं भूल गया, आप आओ नहीं आओ उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ मेरे को बचपन में ही समझ में आ गई थी। तो मैंने सोचा नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो मैं लाइफ में करूँगा ही बड़ा। तो वहाँ से मैंने मुंबई का पूरा नेटवर्क बनाया। फिर वहाँ पर मैंने मार्केट में एक शॉप ली, और फिर मैंने अहमदाबाद की जर्नी का ऐसा हो गया कि मैं अहमदाबाद पहुंचा, बट मैं उससे पहले अजमेर गया। और अजमेर से जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे, तब अहमदाबाद प्लेटफॉर्म आया। तो मैंने सुना कि अहमदाबाद में कपड़े बहुत सस्ते मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने दिल में ही सोच लिया कि अब तो मैं अहमदाबाद आऊँगा, बहुत जल्द आऊँगा। ऐसा सोच के मैं मुंबई आया, और 3 दिन बाद ही मैं फिर से अहमदाबाद पहुँच गया। अच्छा, अब अहमदाबाद पहुँचा हूँ, कुछ चीज़ें पता नहीं है कि कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, किससे मिलूँ, कोई नंबर नहीं है। और जैसे गाँव की जो ट्रेनें होती है उसमें मैंने कभी सफ़र ही नहीं किया। जो मुंबई की लोकल ट्रेन है और सारी चीज़ें, वही सफ़र मेरा था। ऐसा बाहर में कभी निकला ही नहीं। तो मैं बिंदास निकल गया ट्रेन पकड़ के अहमदाबाद प्लेटफॉर्म पे, और जेब में इतने पैसे भी नहीं थे। 15-20 हज़ार रुपये थे मेरे जेब में। अब मैं वहाँ पर उतर तो गया, मगर जाऊँ कहाँ ये पता नहीं था। तो एक पुलिस वाला था, तो मैंने उसको पूछा कि भैया, ये कपड़े का मार्केट यहाँ पर कहाँ आता है, कहाँ जाना चाहिए, ईस्ट में या वेस्ट में? तो उसने बोला भाई यहाँ पर आप जाओ, रेवड़ी बाज़ार कर है, वहाँ पर आप चले जाना, आपको मिल जाएगा। तो मैं बोला ठीक है। फिर मेरे को किसी ने बोला कि नहीं यार, जो ईस्ट है ना वहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता है प्रोडक्ट। तो मैं अहमदाबाद से फिर वहाँ पर गया ईस्ट में। वहाँ पर गया तो काफ़ी सारे लोग मेरे को मिले। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई, कुर्ती कौन बनाता है यहाँ पे, कपड़े ऐसे मिलते हैं क्या? ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे पूछने लगा। तो किसी ने सही आंसर नहीं दिया। तो फिर से मैं जो मेन मार्केट हुआ करता था वहाँ पर पहुँचा, और वहाँ से मैंने कपड़े परचेज़ किए, कहाँ के, यानी कि मुंबई के। और मेरे को पता ही नहीं कि मैं मुंबई का ही ड्रेस वहाँ से परचेज़ कर रहा हूँ, और वो मैं मुंबई लेकर गया। अब वहाँ पे जाने के बाद जब मैं वहाँ पर दिखाया सैंपल वगैरह, तो सबने मेरे को बोला अरे आपने तो मुंबई का ही माल लेकर आ गए, ये अहमदाबाद का माल है ही नहीं। तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी अहमदाबाद में ऐसे ही स्टार्ट होने लगी। फिर आगे बहुत सारे मेरे फेलियर्स हुए वहाँ पर, बहुत कुछ सीखा मैंने ट्रैवलिंग करना। और एक चीज़ थी वहाँ की रिक्शा, जो मैं आपको बताऊँ, ये शुभजीत, वहाँ पर जो रिक्शा थी, तो पहली बार जब मैं रिक्शा में बैठा तो 8-8 लोग रिक्शा में। अरे बाप रे। अच्छा, तो मेरे को पता ही नहीं। अब मैं रिक्शा में बैठ गया कहीं पे जाने के लिए, तो 5 रुपया शेयरिंग रिक्शा, उसके बाद में कोई एक आके बैठे, कोई दो आके बैठे। तो फिर बाद में एक औरत आए, और मैंने सोचा अरे भाई, इतने सारे लोग अगर आ जाएंगे तो बाकी के लोग क्या मेरे गोद में बैठेंगे? तो यानी वो भी ट्रैवलिंग मैंने वहाँ पर किया, शेयरिंग रिक्शा की। तो बहुत सारे वहाँ पर अहमदाबाद में फिर धीरे धीरे नेटवर्क बना मेरा, और फिर लोगों से बहुत सारी मुलाकात हुई। और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि अब मैं जो भी करूँगा फैक्ट्री का काम, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट भी सस्ती है, लेबर भी सस्ता है। तो मैं सारा सेटअप मेरा अब अहमदाबाद में करूँगा, ये मैंने फाइनल करके वैसे मेरा स्टार्ट किया। क्या बात है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मन किया तो कर दिया। प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आपने अहमदाबाद में सेटअप बनाया, और मुंबई में सेटअप वो तो था ही हमेशा।
मैं आपको और भी सवाल पूछना चाहूंगा, बट उसके पहले एक चीज, आपने मुझे ये जो चीज बोला चूहे वाला घर, हम्म। और आपने स्टार्टिंग में मुझे याद है आपने बोला था कि रिलेटिव्स के तरफ से जैसे शादी वादी का हाँ। अगर न्योता आता था तो हम्म। 1 या 2 दिन पहले, तो पैसे का जो फंडा है वो आपको बहुत जल्दी ही समझ में आ गया था, हम्म। राइट? तो रिश्तेदारों का रवैया उस टाइम पे आपने देखा जब आपके पास पैसे नहीं थे, आपके हम्म। फैमिली का एक हम्म। फाइनेंशियल क्राइम चल रहा था, राइट? माशाल्लाह ऊपर वाले के आशीर्वाद से, दुआ से, और आपकी मेहनत से, लगन से आज पैसे भी है, चूहे वाला घर भी नहीं है। चूहे हाँ। वाला घर पीछे छोड़ के आपने आज लोधा जैसे एक डेवलपर के यहाँ पे आपने एक 3 BHK फ्लैट ले लिया है, हम्म। मुंबई जैसे महंगे शहर में। तो उस टाइम के जो वही रिश्तेदार है जिन लोग का एक रवैया आपके और आपके फैमिली की तरफ कुछ अच्छा नहीं था, जैसे जिंदगी में तरक्की हुई, हम्म। बड़ा घर आया, बड़ा गाड़ी आया, बिजनेस बढ़ा, वही रिश्तेदारों का रवैया फिर आप लोग की तरफ बदला। हाँ, काफ़ी बदला। और जो हर कोई यही सोच रहा था कि कैसे हुआ, सबसे पहली चीज़ तो, यानी कि मतलब जितना। खुश नहीं हो रहे थे, शायद सोच रहे थे, जेलस हो रहे थे, या फिर ये वो। देखो, जब आप कामयाब होते हो ना तो कई लोग खुश होते हैं और कई लोग नहीं भी होते हैं। हम्म। और कोई कई कई लोग ऐसे होते हैं जो दिखावा करते हैं कि मैं खुश हूँ करके। तो ऐसे भी था। तो मगर मेरे दिमाग में एक बात थी, एक चीज़ थी, कि चाहे वो लोग खुश हो या ना हो, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो अपने हैं वो हमेशा खुश रहेंगे आपकी तरक्की से। और दूसरी बात है कि मैंने कभी भी किसी को कोई बात, यानी कि ऐसा किसी ने मेरे को बोल भी दिया और बहुत बुरी भी लग गई थी उस टाइम पे, तो मैंने कभी किसी को भी मेरे घर पे आने के बाद, जब मैं सक्सेस हुआ और आगे भी सक्सेस होना है, देखो सक्सेस तो ये नहीं कि मैं आज यहाँ पर हूँ तो मैं सक्सेस अपने आप को मान लूँ। सक्सेस तो आप जब तक हो तब तक आपको हार्ड वर्क करना है, आगे बढ़ना ही है। तो मगर मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। जैसे कि बोलते हैं ना कि एक होता है ना कि आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो, फिर आपका टोन चेंज हो जाता है, तो घमंड आ जाता है आपके अंदर। और फिर आप उसको बातें सुनाने लगते हो कि वो टाइम पे तूने मेरे को ये बोला था, अब पता चला ये है, तुम क्या समझते थे, ऐसा वैसा। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, लाइफ में कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, वो उनकी सोच थी। ऊपर वाले ने, मेरे रब ने उनको जवाब दे दिया है, तो मैं उनको जवाब क्यों दूं। मेरा काम है सिर्फ काम करना और लोगों के दिल में जगह बनाना। हो सकता है कि आज वो मेरे से प्यार करें और वो समझे कि मैं गलत नहीं था। तो बस रिस्पेक्ट करना चाहिए लाइफ में हमेशा हर किसी की, और आगे बढ़ना चाहिए। क्या बात है, आई थिंक वेरी पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट द होल थिंग। भाई मेरा अगला सवाल आपके लिए ये रहेगा कि 2012 से जब से ब्रांड चालू हुई है, अभी 2026 आ गया, हम्म। इतने सालों में आई थिंक बहुत रेयर चीज है, आपने 3 बड़े बड़े सेटबैक देख लिए। अगर मैं 2016 का डिमोनेटाइजेशन हम्म। बोलूं, जब अचानक नोटबंदी हो गया, या फिर अगर आप कोविड का, पैंडेमिक का आप बोल दो कि धंधा पानी एकदम, बहुत लोगों का बहुत नुकसान हुआ उस टाइम पे, या फिर जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन, हम्म। ये 3 बहुत ही बड़े झटके और सेटबैक रहे बहुत सारे बिजनेस के लिए। मैंने अच्छे से अच्छे बिजनेस जो सालों भर साल है, मतलब जो आपके भी पहले हम्म। से है, उनको भी मैंने ये तीनों के वजह से या तो दो दो भूचाल संभाल लिया, तीसरे में गिर गए, हाँ। या फिर पहले में ही गिर गए। बड़े से बड़े बिजनेस को भी मैंने देखा है क्रम्बल होते हुए। ये 3 फेज आपने कैसे संभाला? बिकॉज कंपेयर टू द बिग प्लेयर्स आप अभी भी नए थे, राइट? उस टाइम हाँ। पे 2016 में आपको 4 साल ही हुए थे, 19 में भी ज्यादा साल हुआ नहीं था। तो ये 3 बड़े बड़े सेटबैक आपने आपके बिजनेस के साथ कैसे संभाले? तो ऐसा था कि जब नोटबंदी हुई तो सबसे मेन चीज़ थी कि बहुत सारे लोगों ने पैसा नहीं दिया, डुबा दिया, ये बोल के कि भाई हमारा बहुत नुकसान हो गया है, ये है। सारी चीज़ें वैसी ही थी। लॉकडाउन में भी वही चीज़ थी, लोगों ने पैसे डुबा दिए। और जीएसटी में भी सेम चीज़ थी कि लोगों ने पैसे, यानी कि खाने की नीयत हो गई कि एक बोलते हैं ना, लोगों को बहाना बन गया हर एक चीज़ का, हम्म। कि भाई अब हमारा कंडीशन सही नहीं है, ये हो गया वो हो गया। नोटबंदी में तो ऐसा था कि सारे लोग परेशान थे और सब लोग वो नोट ढूंढ रहे थे, वो ब्लू कलर की 2,000 रुपये की, कि भैया कहाँ से मिल जाए। सेल्फी तो खिंचवा रहा। हाँ, सेल्फी। तो वैसे ही था। तो हम लोग भी परेशान थे, अब क्या करें। अब जो हमारे यहाँ पर से माल आता था तो सारे लोग बोलने लगे कि भैया हमको जो नोट है वो नई वाली देना, पुरानी हम लेंगे नहीं। तो फिर उनसे थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, बहस होती थी कि भाई आपने माल पुराना दिया है,
तो फिर नोट भी तो पुरानी मिलेगी, जब नया माल दोगे तब हम नोट नहीं देंगे, हम कहाँ से लेकर आएंगे नई नोट। तो कस्टमर भी थे, उनको भी संभालना पड़ता था कि वो लोग बोलते थे भाई ले लो ये नोट, और कैसे भी करके नहीं सा जितना बचा है माल खरीद लूँ, माल खरीद लूँ, ऐसे लाइन लग के कि माल ही खाली हो जाता था। यानी लोग सोचते थे कि भैया कुछ लेने से अच्छा माल भर लो और ये नोट ठिकाने लगा दो। यानी ऐसा होता था, धंधा भी बहुत हो रहा था, मगर हम करें क्या, नोट यानी ले तो ले कैसे, लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी कैसे कैसे वो दिन निकले गुजरे। और उसके बाद में फिर जैसे आपने बताया कि जीएसटी को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो जीएसटी के अंदर ऐसा हुआ कि मेरे को पहले से ही थोड़ा दिमाग में मेरे को सिग्नल लग रहा था कि कुछ तो होगा बड़ा आगे जाके बदलाव, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट हर चीज़ फटाफट बदल रही थी, नोट वोट, उस तरीके से बहुत कुछ आगे भी बदलेगी। तो उससे पहले मैं रेडी हो जाऊं अपने बिजनेस के लिए। तो मेरे जो सीए थे मुंबई में और अहमदाबाद में, तो उनके पास जा जाके मैं सीखता था 3 महीने पहले कि क्या हो रहा है, कैसे करना है। और वहाँ पर जा जाके 2-2 घंटा बैठा करता था सीढ़ियों पे, कि जब मेरा नंबर लगेगा तो फटाफट उनसे पूछूं क्वेश्चंस कि भाई कहाँ की तैयारी करूँ और कैसे करूँ। और वो जो बात बोलते थे वही सारी बातें मैं अहमदाबाद वाले को जाके पूछता था कि भाई कैसे करूँ, यानी कि मेरे को कुछ पता नहीं, आप मेरे को बताओ कैसे करूँ। तो मेरे को पता है कि उन्होंने क्या आंसर दिया हुआ है, तो दोनों को मैच कर लेता था। उस टाइम पे सीए भी बेचारे क्या करे कि उनके लिए भी नया था, तो उनको जितना पता चलता वो हमको बताते। तो ऐसे करके अब वो मार्केट के अंदर काम करना यानी बहुत टफ था जीएसटी के अंदर, क्योंकि जो बाकड़े वाले होते हैं और सारे लोग होते हैं वो वहाँ पे परचेस करने आते थे, तो उनको समझाना भी बहुत भारी था। फिर भी मैंने डिसीजन लिया कि नहीं यार, मैं जीएसटी में ही काम करूँगा और बहुत अच्छा काम करूँगा। तो मेरी टीम जो थी शॉप में, तो वो लोग सब लोग ने मैं मना कर दिया साफ साफ कि अगर तुम ये करोगे तो बहुत नुकसान होगा, यहाँ पर कौन समझेगा, कौन जीएसटी लेगा। तुम यानी कि जो डिसीजन है मोइन भाई तुम्हारा गलत है, मत लो। तो मैंने बोला कि देखो तुम लोग पॉजिटिव रहो, हम लोग बहुत हार्ड वर्क करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, मैं अच्छे प्रोडक्ट बनाऊंगा, मेरे को भरोसा है अपने आप पे कि कस्टमर अपने प्रोडक्ट के लिए आएगा, तुम लोग टेंशन मत लो, अपने को अच्छा काम करना है, बस ये समझ के चलना। अब 70% मेरे जो कस्टमर थे वो सारे टूट गए, क्योंकि मैं जीएसटी ले रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट डे से। और कस्टमर को समझा रहा हूँ, कस्टमर समझ रहे नहीं है कि हमको नहीं चाहिए। अब मैंने बोला कोई बात नहीं है, मगर जब वीआरएल ट्रांसपोर्ट है तो केरला साउथ के जितने भी लोग थे उसमें उनका माल ज़्यादा था पक्के से, तो वो माल वहाँ पे नहीं जाने लगा। तो अब वो लोग परेशान कि यार ये पूरे मार्केट में पक्का बिल कहाँ मिलेगा। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई एक शॉप है एम लिबास करके, आप जाओ वहाँ पर, आपको वहाँ पर पक्का बिल मिलेगा। तो वो लोग मेरे पास में आए, तो बिल के चक्कर में वो लोग ने मेरे से परचेस भी दिए, ठीक है, मैं तो बिल दूंगा नहीं। हाँ। अब तुम कुछ परचेस करो तो ही तो मैं बिल दूंगा। तो फिर मेरे पास में वो लोग ने प्रोडक्ट परचेज़ किया, उनको बहुत अच्छा लगा और फिर वो रिपीट होने लगे। तो उन्होंने वहाँ पर भी बोला कि यार मैं वहाँ से परचेज़ करके आया हूँ, तो अपने ग्रुप में भी उन्होंने बताया कि तुम भी जाओ और वहाँ से प्रोडक्ट लो, एम लिबास करके बैंड्रा में बहुत अच्छी ब्रांड है। तो वो भी कस्टमर मेरे पास से जुड़े। फिर जो छोड़कर गए थे धीरे धीरे 1 साल बाद वो थोड़े थोड़े आने लगे, फिर 2 साल बाद और आने लगे, 3 साल बाद फिर थोड़े और हो गए। तो ऐसे करते करते वो भी दिन निकल गए। फिर कोविड कोविड के टाइम पे भी जब लॉकडाउन हुआ तभी भी मैं अहमदाबाद में था, और अच्छा हुआ कि मैं मुंबई पहुंच गया। और मेरे को उस टाइम पे भी ऐसा महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ बड़ा होगा। देखो ये सारी चीज़ें, ये महसूस करना ये कब होता है पता है, जब आप दिल से काम करते हो। कोई ऐसे ही नहीं है कि आपको पता चल गया, क्योंकि हम तो काम कर रहे हैं, रमज़ान की तैयारी है लॉकडाउन में, और हमारा पूरा ध्यान है प्रोडक्शन के ऊपर कि भाई अच्छे से अच्छे माल बनाना है, और रमज़ान है और ये लॉकडाउन लग गया। बट वहाँ पर एक बोलते हैं ना एक सिग्नल मिलता है, तो वो बहुत कम लोगों को मिलता है जो समझदार लोग होते हैं, क्योंकि वो लोग को कुछ ऐसा लगता है, फील होता है अंदर से ही कि नहीं यार कुछ तो होने वाला है बड़ा। तो वहाँ से मैं मुंबई पहुंचा, स्पाइस जेट की फ़्लाइट थी और वो आखिरी फ़्लाइट थी, अगर वो मिस हो जाती तो शायद मैं अहमदाबाद में ही रहता और वहीं पे मेरे को रुकना पड़ता। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे जॉब पे, हर किसी को सैलरी देना, फिर उसके बाद में जो हमारे माल थे अहमदाबाद में वो सही तरीके से पैक करने नहीं मिले, तो उसके अंदर बहुत सारे लॉसेस हो गए, डैमेज हो गया, एक दूसरे पे माल रखते तो बटन के जो दाग है वो लग गए। तो बहुत सारे वहाँ पे प्रॉब्लम थे। फिर लोगों को संभालना, वहाँ के लोगों के बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें दिमाग में बहुत चलती थी। तो कैसे क्या उसको मैनेज करें, मगर देखते ही देखते वो दिन भी निकल गए और सब कुछ अच्छा हो गया। और सारी चीज़ होती है आपकी नीयत के ऊपर कि आपकी नीयत क्या है। देखो आप अगर अच्छी नीयत रखेंगे ना, तो चाहे कितना भी नुकसान हो जाए,
समझ आपका रब आपका साथ देगा और आप हमेशा नुकसान में भी कामयाबी की तरफ ही जाओगे, क्योंकि आप किसी के बारे में सोच रहे हो। आप किसी के बारे में सोच रहे हो कि यार ये इंसान भूखा नहीं रहना चाहिए और उसके लिए मैं कुछ जितना में से हो सके मैं उतना करूं। वो सारी चीज़ें जो दुआएं हैं वो हमेशा मैंने लेकर चला। और हमेशा जो मेरी वाइफ है उसने भी हमेशा मेरे को एक बात समझाई ज़िंदगी में, कि हमेशा जब तुम कामयाबी की तरफ जाओ ना तो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देखो, करो और जो भी तुमको लगे उनकी मदद करो। तो वो सारी चीज़ों को मैंने बहुत फॉलो किया। क्या बात है। एंड वो फॉलो किया आपने, तब जाके आप ये एक तरीके से मतलब मार्केट में जीएसटी के साथ काम करना, वो हम्म। टू एन एक्सटेंट फ्रंट रनर ही थे आप, लीडर ही थे आप उस मामले में। हम्म। मैं अगर ऑपरेशंस के इधर आऊं तो हम्म। मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस जो है वो हम्म। बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। हम्म। हर किसी की बस की बात तो होती नहीं है। हम्म। तो वो मैन्युफैक्चरिंग का संभालना, बाकी जो भी ऑपरेशंस है बिजनेस के वो सब संभालना, ये सब एक साथ आप कैसे मैनेज करते हो? मैन्युफैक्चरिंग करना बोले तो बच्चे को संभालने से भी भारी है। आप एक बच्चे को संभाल सकते हो मगर एक मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं। ये रियल स्टोरी है भाई। हम्म। इसके अंदर अच्छे अच्छे आए और डूब गए, क्योंकि प्रोडक्ट बनाना ये कोई मजाक नहीं है। सबसे पहली बात तो आपके अंदर हुनर होना चाहिए, समझ होनी चाहिए और कि आप कैसे टीम को मैनेज कर सकते हो। और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि प्रोडक्ट के साथ आपको क्या करना है, क्या डिज़ाइन करना है और उसकी मार्केटिंग कैसी होगी। ये सब चीज़ों का बहुत नॉलेज होना चाहिए, वरना लोग आपको फंसा देंगे। हम्म। आज मैं देखता हूँ मेरे यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी है जहाँ पर आप मॉल में जाएंगे तो उनके सारे डिज़ाइन वहीं पर बनते हैं, मेक टू ऑर्डर। कोई ब्रांड खुद की चीज़ें बनाती नहीं है, बहुत कम है। अगर 20% अगर कोई बनाए तो 30%, बाकी सब ट्रेडिंग करते हैं, लेबलिंग करते हैं और वहीं से चीज़ें परचेज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि वो लोग कर नहीं सकते। हम्म। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको बहुत ही कूल रहना पड़ता है। काफ़ी लोग आपको सताने वाले मिलेंगे, वर्कर्स वगैरह, और बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं मीन्स कंपनी के अंदर। तो वहाँ पर कटिंग मास्टर है, वहाँ पर सिलाई करने वाले जो कारीगर है, तो ये सब इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। और इनको मैनेज करके एक प्रोडक्ट को बाहर निकालना पूरे टीम के साथ में, जैसे कपड़ा लेना, कपड़े के बाद में उसको कटिंग करना, कटिंग करने के बाद में उसके ऊपर जो डिज़ाइन है वो क्रिएट करना, फिर स्टिचिंग करना, फिर उसको फिनिशिंग पे लेकर आना, फिर फाइनल पैकिंग करके कस्टमर तक वो प्राइसिंग में पहुंचाना। ये बहुत बड़ा टास्क होता है जो हर कोई बर्दाश्त नहीं करता। इसमें बहुत सारे नुकसान भी हो जाते हैं। अगर आप नहीं हो वहाँ पर और गलती से कुछ कोई चीज़ मास्टर ने काट दिया या कुछ भी हो गया तो हो सकता है उसमें आपको लाखों रुपए का लॉस भी होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ही मुश्किल और टफ है, जो कि हर किसी की बस की बात नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो किसी भी हिसाब से कोई भी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आपने मास्टर का बोला कि हम्म। शायद उनको भी रियलाइज ना हो कि उन्होंने क्या कर दिया, हम्म। लेकिन शायद उस चीज के वजह से लाखों का नुकसान हाँ। हो गया। हाँ, होता है ना। अभी कई सारे मास्टर हैं, उनको कटिंग समझाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो मास्टर है तो भाई वो कुछ भी करेंगे। अभी हम्म। एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि देखो, जैसे कि एक कैमरा जो शूट करते हैं तो उसके अंदर भी क्वालिटी होती है। अब उनको जो चीज़ आप बता दो कि भाई ऐसा शूट करो, ये करो, अच्छा अभी उन्होंने जो शूट किया है बाकी किसी और ने शूट किया है और किसी और ने शूट किया है, जब आप जज करोगे तो आपको किसी ना किसी एक का पसंद आएगा। ठीक है, वैसे ही ये सारी चीज़ें होती है। जो सही मास्टर बात है। होते हैं ये कटिंग करने के बाद भी यानी कि हमको समझाना पड़ता है कि मास्टर तुम कुछ गलत कर रहे हो, बार बार से चेक करो, ये हर चीज़ मैनेज करो। तो ये एक डिज़ाइनर जो होता है ना वो उस चीज़ को पूरा अच्छी तरीके से करता है। यकीन नहीं मानोगे आप कि मिरर वर्क में मेरी मास्टर ही है, जो कपड़ों के ऊपर मिरर वर्क होता है और कंप्यूटर वर्क होता है, प्रिंट होती है। तो यानी कि बोलते हैं ना एक गॉड गिफ्ट, आप समझ लो कि वैसा है कि मैंने इतनी सारी डिज़ाइंस बनाया कि लोगों ने उसको कॉपी की है और मार्केट में उसका डुप्लीकेट बना के उन्होंने बेचा। बट मेरे को कोई चीज़ का ऐसा होता नहीं कि कौन मेरी क्या कॉपी करेगा। देखो वो लोग वो चीज़ करेंगे, मैं आगे कुछ करता हूँ, वो आगे करेंगे, मैं उसके आगे कुछ करता हूँ। क्योंकि मेरे माइंड को लोग रीड नहीं कर सकते ना कि मैं आगे क्या करूँगा। वो तो कोई भी किसी का हाँ, right तो कर वो चीज़ को मैंने हमेशा फॉलो किया है कि भाई वो उनके नसीब से कमाएंगे सकता। कॉपी करके। तो कॉपी तो क्या हर कोई करता है, हर ब्रांड में भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। बट मैं प्रोडक्ट खराब नहीं करता हूँ। अगर कस्टमर का डिमांड होता है कि मोइन भाई ये चीज़ बना के तो मार्केट में बहुत चल रही है,
तो सपोज़ करो अगर वो चीज़ अगर 500 की बन के मार्केट में बिक रही है, तो मैं उसको 550 में दूँगा। मैं उसको 450 में नहीं दूँगा, मैं उसको 400 में नहीं दूँगा। अगर बनेगी तो ज़रूर दूँगा, 400 में भी दूँगा, अच्छी चीज़ बना के दूँगा। मगर मैं ये नहीं कि कॉम्पिटिशन के चलते उसको गिराने के लिए प्रोडक्ट को ख़राब करूँ, ये मेरा नेचर नहीं है। कस्टमर को गलत चीज़ जानी नहीं चाहिए। हर चीज़ मैंने दिल से दिया हूँ, क्योंकि हर इंसान बहुत मेहनत करके पैसा कमाता है। तो अगर वो पैसा कमा के अगर वो मेरे से परचेज़ करने आ रहा है, तो मैं उसको गलत चीज़ दूँ, तो ये तो सही बात नहीं है। तो मैं किसी के चीज़ों को बहुत यानी कि रिस्पेक्ट करता हूँ कस्टमर को, कि उनको अच्छी से अच्छी चीज़ दूँ और आज कस्टमर का जो ये ट्रस्ट है, वो ऐसे ही बना है, प्यार जो है। अच्छा, और एक चीज़ मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि मैंने जितना सफ़र किया, यानी कि अब तलक, वो सिर्फ़ मुंबई में ही किया। पूरा मैं घूमा, मार्केटिंग किया और ये काम को लेके लोग हर जगह जाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, जयपुर और केरला, साउथ, यहाँ-वहाँ, गुजरात ट्रैवल करते हैं, सैंपलिंग लेके हर एक चीज़ करते हैं। मगर टच वुड मैंने कभी भी कोई सैंपल लेके आज तक कहीं पे भी नहीं गया उस दिन के बाद आज तक कि भाई मेरे प्रोडक्ट देखो या मेरे सैंपल देखो। लोग आ रहे हैं, सामने से माल ले रहे हैं और खुश हो रहे हैं और यानी कि बहुत अच्छा बिज़नेस उनको मिल रहा है। और सामने से, और दैट्स वाई ऑल ओवर इंडिया हाँ। कस्टमर्स है आपके, राइट? मैं आपसे एक चीज जो आपने पॉइंट बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2012 से जब से आपने चालू किया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बोला कि कस्टमर को हमेशा A1 चीज देना जरूरी है, तभी वो वापस आएंगे, राइट? और राइट। ये एम लिबास का एक खासियत रहा है कि कोई भी अगर कस्टमर जुड़ता है तो वो लंबे टाइम तक, मैं 100% नहीं तो कम से कम 90 to 95% लंबे टाइम तक जुड़े रहते हैं। वो तभी जुड़े रहते हैं जब शायद उनको वो डिजायर्ड क्वालिटी मिल रहा है मिल रहा है। जो उनको चाहिए, राइट? बट बहुत सारे आसपास के अगर आप बोलो, या फिर नए बिजनेस बोलो, या फिर पुराने एग्जिस्टिंग बिजनेस बोलो, वो ये चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं। कस्टमर लॉयल्टी जो होता है, नया कस्टमर ला तो देते किसी भी हुँ, तरीके से, हुँ, लेकिन उन्हें रिटेन नहीं कर पाते। हर बार उनको नए कस्टमर के ऊपर भरोसा करना हाँ। पड़ता है। तो आप उन नए बिजनेस को या फिर उन एग्जिस्टिंग बिजनेस को जो शायद बहुत टाइम से है बट ये चीज में कहीं पीछे रह जा रहे हैं, उनको आप क्या टिप देना चाहोगे? उनको सिर्फ़ मैं यही बोलना चाहूँगा कि जिनका भी न्यू बिज़नेस हो या ओल्ड हो, जो बिज़नेस में सक्सेस नहीं हो रहे, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे मेन चीज़ होती है कि बिज़नेस को समझना कि कस्टमर को क्या चीज़ देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, उसको क्या पसंद आएगा, क्या रखना चाहिए और वैरायटी कैसे मैनेज करना चाहिए, ये सारी चीज़ उनको आनी चाहिए। और जो न्यू कस्टमर्स हैं तो उनको ये चीज़ का हमेशा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अभी रील है और बहुत सारे यूट्यूब है, तो उसके फेक वीडियो से बचे वो। कि काफ़ी एआई। लोग क्या होते हैं घर पे बैठे-बैठे ही बिज़नेस करते हैं। यानी उनको कहीं जाना नहीं है, बस खाली देखते ही देखते पूरे महीने निकाल देंगे और सोचेंगे हमको बिज़नेस करना है। बिज़नेस करेंगे नहीं, बस वो मोबाइल में देखते रहेंगे। फिर किसी को ऐसा लगा तो एक कॉल लगा के उससे माल मँगा लेंगे ऑनलाइन। तो ऑनलाइन माल नहीं मँगाना चाहिए, जिसका भी न्यू बिज़नेस है उसको सबसे मेन चीज़ है कि उनसे जुड़ना चाहिए, मार्केट में जाके सर्वे करना चाहिए, जिनका मार्केट में नाम है। कि किसका मीन्स काम अच्छा है, किसके पास डिज़ाइन और प्राइस अच्छे मिलते हैं, तो उनसे उनको जाके यानी कि मिलना चाहिए, जुड़ना चाहिए और मेहनत करना चाहिए घर से बाहर निकल कर, जो कि बहुत कम लोग करते हैं, हार मान लेते हैं। अरे भाई, अगर आप घर से बाहर निकलोगे नहीं, मार्केट में जाओगे नहीं और सबसे मेन चीज़ है, कई लोग तो इतने मीन्स क्या बताऊँ उनके बारे में कि मुंबई से सीधा जयपुर पहुँच जाएँगे, पैसे इतने हैं नहीं, अहमदाबाद पहुँच जाएँगे। अरे भाई, क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? मुंबई में भी वहाँ का माल आता है, वहाँ पर भी बहुत बड़े-बड़े होलसेलर बैठे हैं, पहले आप उनसे जुड़ो, धीरे-धीरे स्टार्ट करो क्योंकि आपका जो ट्रैवलिंग का कॉस्ट है, आपका जो होटल का खर्चा है, खाने-पीने का वो सारा बच जाता है। घूम फिर के अगर आप देखोगे तो पीस पे आपको महँगा ही पड़ेगा। हाँ। तो और आपको वो सारी चीज़ें देंगे भी नहीं, क्योंकि जो मुंबई में बैठ के जो बड़े-बड़े घर हैं, जो परचेज़ करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उनकी मास्टरी होती है काम को लेके, उनका इतने साल का एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपको एक अच्छे प्रोडक्ट देते हैं, अच्छे प्राइसिंग में देते हैं। तो पहले आप वहाँ से स्टार्ट करो, वहाँ से लो, देखो कि वो क्या दे रहे हैं और परचेज़ करने के बाद फिर जब आपका बिज़नेस बड़ा हो जाएगा ना, तब आप जाओ ना, जयपुर जाओ, अहमदाबाद जाओ, बड़े-बड़े जगह पे जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर स्टार्ट करो छोटे से। भाई, जैसा कि आपने पहले ही कहा कि आपके जर्नी के दौरान फ्रेंड्स हो, फैमिली बोलो, रिश्तेदार बोलो, काफी इधर उधर के प्रॉब्लम्स आपने फेस किए, राइट? हुँ। आज के दिन में उनको कुछ बोलना चाहोगे आप? हाँ, उनको तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि
हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, सबके लिए, आप सबको, यानी कि आपके लिए भी, बस सब दुआएं करो, पॉजिटिव सोचो और सबका अच्छा हो। और मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सारे लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। तो सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हैं और ये 2026 में, यानी कि उनकी हर दिल की जो मुरादें हैं, प्यार है, हर सपने हैं, वो सारे पूरे हो जाए। देखो, हर किसी के जर्नी में बहुत सारी चीजें होती है। सब कुछ एक साथ वर्ड टू वर्ड या मोमेंट टू मोमेंट याद रखना तो मुश्किल है। बट कभी कभी कोई ऐसा किस्सा बोलो या फिर कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस बोलो इंसान के साथ होता है जो वो कभी भी नहीं भूल सकता। हम्म। आपके साथ कभी भी कोई ऐसा मोमेंट या किस्सा हुआ है जो आप कभी भी नहीं भूल सकते? मतलब आपका उम्र भी 80 85 हाँ, 90 हो जाए, जब आपने शायद बहुत चीजें भूल गए, लेकिन ये चीज मतलब तभी भी याद रहेगा। ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर उसमें से मैं 4-5 जो चीज़ है वही बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि शुभजीत, आप मेरे सफ़र को देखो, ठीक है? पहले जब मैंने स्टार्ट किया, तो मेरा सफ़र कुछ बस से स्टार्ट हुआ कि मैंने जो बस है वहाँ से मेरा सफ़र को स्टार्ट किया और वो पागलपन, इतना पैशन और पागलपन कि 14-14 घंटे, 16-16 घंटे अहमदाबाद में जाना है और जो चालू बस है उसी में भी बैठ जाना है, बस अहमदाबाद जाना है, कुछ करना है। हम्म। तो जो पहला मेरा सफ़र शुरू हुआ वो बस से हुआ, फिर कई सालों तक मैं बस से ही जाता रहा। फिर ऐसा हुआ कि ट्रेन का सफ़र स्टार्ट हुआ, तो कई साल मैं ट्रेन से ही गया। फिर मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ फ़्लाइट से, तो कई साल तक मैं फ़्लाइट में ही जाता रहा। तो देखो, मेरा बोलने का मतलब ऐसा है कि सबसे पहले मैं ज़मीन से जुड़ा, यानी बस में, फिर मेरी ट्रैक पे, पटरी पे मेरा बिज़नेस आया, यानी ट्रेन में, और फिर मैंने ऊँचाई पे उड़ान उड़ी, आसमान पे, फ़्लाइट पे। बहुत अच्छे से बोला आपने ये। तो जो सफ़र है वो हमेशा नीचे से ही स्टार्ट होता है, फिर ही आपका जो सफ़र है वो आसमान पे और बुलंदियों पे पहुंचता है। तो ये सारी चीज़ें हुई। और जो आप बता रहे हो कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ, तो मैं प्यारी सी बहुत मज़ेदार बात है जो आपको शेयर करूँगा। हो सकता है ऑडियंस को ये बहुत पसंद आए। तो ऐसा हुआ कि जब मैं एक होटल में रुका अहमदाबाद में, तो इतने पैसे तो थे नहीं उस टाइम पे मेरे पास में कि मैं बहुत हाई फाई होटल में रुकूं, ये वो, तो मैं मैनेज कर लेता था छोटे मोटे होटल में। तो जब मैं होटल में गया, 350 रुपया मैंने उनको दिया और वहाँ पर मैं देखा, कमरा वगैरह देखा, तो हाँ, यानी कि ठीक था, अंधेरा अंधेरा था। और फिर मेरे को थोड़ा डर लगने लगा कि यार भाई, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, कुछ तो मेरे को ऐसा लग रहा है। फिर भी बोला यार, इतना थक गया हूँ, क्या करूँ यार, नींद भी बहुत आ रही है और थकान भी बहुत है, हम्म। तो चलो यार सो जाता हूँ, क्या करूँ, सोना तो पड़ेगा ही। तो वहाँ पर जो बाथरूम था, वो बाथरूम के ऊपर अंधेरा, यानी वो जो पानी की टाकी होती है, तो वो मेरे को ऐसा लग रहा था कि टाकी है मगर वो दिखाई नहीं दे रही है और अंधेरा है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर कोई ना कोई बैठा है और मेरे को देख रहा है। ऐसा मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि भाई कुछ तो ये कमरे में गड़बड़ है। पैर रखते ही मेरे को ऐसा लगा कुछ तो है भाई। फिर भी मैं सो गया, और मैं जैसे ही सोया, वैसे ही एक चुड़ैल जैसी औरत मेरे ऊपर आके सो गई, यानी मेरे पे हावी हो गई। और मेरे दोनों हाथ एकदम टाइट हो गए, और मैं किसी को आवाज़ दे रहा हूँ, कोई मेरी आवाज़ सुन नहीं रहा है। और मेरी पूरे बदन में पूरा पसीना पसीना हो गया, मेरी पूरी बॉडी में। और मैं सोच रहा हूँ यार क्या हो रहा है मेरे साथ में, और वो जो बाल उसके मेरे पूरे मुंह पे, और उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा है, और बहुत डरावनी ऐसा लग रही थी मेरे को। तो जो हम लोग में पढ़ाई करते हैं, आयत पढ़ते हैं, वो मैं पढ़ना स्टार्ट किया, और फिर झटके से उसने मेरी बॉडी को छोड़ दिया। और वैसे ही मैं बोला भाई, जो सोचा था लगता है वो यहाँ पे था कुछ ना कुछ तो वैसे मैंने मुंह धोया, और उसके बाद में, वही बाथरूम में जा। हाँ, वही बाथरूम में जाके। और ऐसा मेरे साथ में बहुत बार हुआ, ऐसा नहीं है, अहमदाबाद के होटलों में। और ऐसा होता है कई बार कि आपको भी, मैं बोल रहा हूँ, बट अगर कोई सुन रहा होगा तो उसको ये चीज़ पता होगी, अगर उसके साथ में सेम चीज़ हुई है तो। कि मैंने मेरा बैग लिया और मैं दूसरे होटल में चले गया, तो बोला भाई कहाँ जा रहे हो? बोला नहीं यार, एक अर्जेंट कॉल आया है, तो थोड़ा मैं जाता हूँ करके, ऐसा बोल के मैं वहाँ से निकल के दूसरी होटल में गया। दूसरी चीज़ ये हुई कि जब बोलते हैं ना पागलपन आपके दिमाग में चढ़ता है ना,
तो आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर बस के सामने भी आ जाऊँगा तो नहीं मरूँगा, ठीक है? तो एक वोल्वो की बस थी और दिवाली का सीज़न था, तो मेरे को जाना बहुत ज़रूरी था और मेरे को सब बस की यानी कि रूट भी पता हो गए कि कितने बजे कौन-सी बस आती है, जाती है, सारी चीज़ें। तो 12 बजे पटेल की वोल्वो की बस थी, तो काशी मीरा के पास मैं जाके खड़ा हुआ करता था। तो वहाँ पर वो 12 बजे वाली बस स्पीड में आई, चली गई, उसने रुकाया नहीं। कि जो दूसरी बस आई 1:30 बजे वाली, अब वो तो मेरे को किसी भी हालत में पकड़ने का था, रात के 1:30 बजे। ऐसा नहीं था कि दूसरी बस नहीं थी, मैं वो भी पकड़ सकता था। बट जो वोल्वो 3 टायर बस होती है ना, ये फटाफट पहुँचा देती है आपको जल्दी से और कहीं ब्रेक नहीं लेती है। 4 उनके स्टॉप होते हैं और उसके बाद अहमदाबाद पहुँचते हैं। तो जब वो बस आई, तो मेरे को लगा कि अब इसने भी स्पीड पकड़ ली है, तो मैं जाके वो बस के आगे ही जाके खड़ा हो गया और उसने बस वाले ने फ़ौरन बस साइड में लगाया और मेरे को बहुत चिल्लाया कि अरे भाई तुमको मरने का है क्या? बोला मरने का नहीं, मेरे को अहमदाबाद जाने का है। तो बोले क्या मर के जाओगे? बोला नहीं, आपके साथ में बैठ के जाऊँगा। तो बोले चल ऊपर चढ़ जा। फिर उससे दोस्ती यारी हुई, नंबर दिया, फिर काफ़ी साल मैं उन लोगों के साथ में मैंने सफ़र किया। और एक चीज़ थी कि मैं मेरी वाइफ़ को कॉल कर रहा था, मैंने अहमदाबाद से माल लेकर आया था और बहुत एक्साइटेड, बहुत अच्छा माल लाया, फटाफट बिक गया और सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की। अब मैं ट्रेन में हूँ और मैं बात कर रहा हूँ लोकल ट्रेन में और मेरे सामने एक औरत है 45-50 ईयर्स की, वो सामने खड़ी है। अच्छा, अब मैं बात क्या कर रहा हूँ कि अरे यार इतना, यानी मैं मेरी वाइफ़ को भी ऐसा कभी प्यार से ऐसा बोलता हूँ, अरे यार ये मेरा है पैटर्न है। तो अरे कितना अच्छा मैंने वो लेकर आया, सबको बहुत पसंद आया। अरे सबने बोले क्या माल लेकर आया है, क्या अच्छा है, क्या दिखता है, अरे ऐसा मेरे को भी लाके दे। और वो मेरे को गुस्से से देख रही है, ठीक है? और मैं बात ये चाह रहा हूँ कि अरे यार मैं क्या बताऊँ, सब लोग बोले ऐसा करना वैसा करना, मेरे को भी ऐसे ही लेकर आना। तो मैं अभी ऐसे ही लेकर आऊँगा और ऐसे ही अपन उसको बेचेंगे, बहुत पैसा कमाएँगे ये वो। और वो ट्रेन से फिर बाद में और गुस्से से उतर गई। फिर बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अरे मैं बात क्या कर रहा हूँ, कि अरे यार देखना क्या माल था, कितना अच्छा था, सबको पसंद आई, सबने मज़े लिए, बहुत किए। वो जो है उसका, उसको ऐसा लगा कि मैं कोई ब्रोकर हूँ, लड़की-वड़की सप्लाई करता हूँ। तो वो चीज़ में बहुत मेरे को हँसी आई उस टाइम को। तो मेरी वाइफ़ ने बोला, "अरे! तुम कैसे बात करते हो ट्रेन में? थोड़ा तो सोचा करो।" आसपास का देखो। हाँ, आस-पास का देखो। तो फिर मेरे को बहुत हँसी आई, हम लोग बहुत हँसे घर के अंदर उस बात को लेके। तब से मैंने बोलना ही बंद कर दिया ट्रेन में कि हाँ, बाद में फोन करते। हाँ, हाँ, नहीं तो भी कहीं दूसरी औरत होगी तो चप्पल निकाल के मारेगी कि भाई तू करता क्या है? हाँ। तो वो एक बात ये हो गई। और एक टाइम पे ऐसा हुआ कि फ्लाइट, और आपको पता है कि वेदर का क्या प्रॉब्लम होता है और बारिश में खास करके मेरा जो सफ़र रहा है, तो जब बिजली कड़कती है तो दिल में धक धक होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि फ़्लाइट से जाऊं कि नहीं जाऊं, तो ऐसा होता है, डर लगता है कभी कभी, क्योंकि बहुत बार मेरे साथ में ऐसा हादसा हो चुका है फ़्लाइट को लेके। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने अहमदाबाद से मुंबई के लिए मेरी फ़्लाइट में मैं बैठा और वहाँ पर बहुत सारा मौसम ख़राब हो गया और डर भी बहुत लग रहा है कि क्या होगा, ऐसे दिल में पहले से हो रहा था। अब जब वो फ़्लाइट आसमान पे गई तो वो हकीकत में बदल गई कि वहाँ पे फ़्लाइट हिल रही है नीचे, ऐसा बैलेंस उसका पूरा ख़राब हो रहा है। वो कभी राइट में, लेफ़्ट में, कभी नीचे, पूरा सब लोग डर गए, डर का माहौल बन गया। काफ़ी लोग रोने भी लगे वहाँ पर, बहुत सारी फ़ैमिली की भाई क्या होगा? और मैंने भी सोच लिया कि लगता है कि यार अब कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा भी। तो मैंने भी मेरा फ़ोन निकाला और सोचा अपना वीडियो बना लूँ लास्ट फ़ैमिली के लिए, शायद उनको मेरा मोबाइल मिल जाए, तो कुछ भी हो सकता है। और फिर जब फ्लाइट मुंबई में मैंने देखा कैसे-कैसे करके वहाँ पर मुंबई आ रहा है और वहाँ पर मुंबई के अंदर अभी वो लैंड होगी, ऐसा लग रहा था मगर ऐसा हुआ नहीं। फ्लाइट नीचे आई और नीचे आने के बाद में अचानक से क्या पता क्या हुआ, अपना पायलट, उन्होंने इंजन एकदम स्पीड में फिर स्टार्ट कर दिया, बूम करके ऊपर, और वो नीचे से फ्लाइट फिर ऊपर गई और 45 मिनट्स के बाद में, यानी कि उन्होंने बोला कि एक बार फिर से हम लोग चांस लेते हैं नीचे लैंड करने के लिए। और फिर फाइनली वो अच्छे से नीचे लैंड हो गई। सब लोग वहाँ पर बहुत खुश हो गए, लोगों के चेहरे पे जो, यानी कि नर्वस और जो रोने का जो उनका चेहरा बना था, वो खुशियों में बदल गया। और फिर जब पायलट बाहर आए तो सबने बहुत थैंक्स बोला उनको, तो ऐसा लगा कि नई ज़िंदगी मिल गई। तो ये सारी चीज़ें हुई है लाइफ में।
सब अलग अलग किस्म के चीजें हैं। होटल का अलग कहानी था, ये था, बट सब मेमोरेबल इंसिडेंट्स। हाँ। अ, एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि 2012 से जब ने आपने चालू किया, धीरे धीरे आप मुंबई में फाउंडेशन बनाए, अहमदाबाद में फाउंडेशन बना, कस्टमर्स आपको अभी ऑल ओवर इंडिया है। सिर्फ कस्टमर्स एंड हमारे रेगुलर ऑडियंस नहीं, बट हमारे देश के बोलो या फिर हमारे फिल्म इंडस्ट्री एक्टर्स, काफी पॉपुलर एक्टर्स के पास भी अपने एम लिबास के कपड़े पहुंच गए एज अ गिफ्ट बोलो, ये बोलो। अ, तो ये जो भी ये है, ये गिफ्टिंग के पीछे का क्या कहानी है, कब से चालू हुआ, और कौन से बड़े हस्तियों को अभी तक एम लिबास का गिफ्ट हैम्पर बैग पहुंच गया है? आ, ये सारी चीज़ें शुरुआत हुई एक इवेंट से। तो शुभजीत को, आपको तो सब पता ही है हर एक चीज़। तो मार्केटिंग मैंने कभी मेरे ब्रांड की ही नहीं थी, क्योंकि यानी कि टचवुड इतने सारे कस्टमर ऑल ओवर इंडिया से थे, मॉरिशस है और बाहर से भी थे, दुबई से भी थे और साउथ अफ्रीका है, वहाँ से भी कस्टमर थे। तो मेरे को कभी ऐसा मार्केटिंग करनी पड़ी नहीं। बट फिर जैसे ही मैंने देखा, नहीं यार, मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है, कि ठीक है मेरा सब कुछ चल रहा है बट उसको और अगर बेहतर बनाना है तो उसके लिए मार्केटिंग करना ज़रूरी है। तो फिर मैं एक्टिव हुआ सोशल मीडिया पे, मीन्स रील्स बनाना, काम करना। और एक दिन फिर मेरी मुलाकात एक मेरे दोस्त, जैसे बोलते हैं ना बात करते हैं, उनसे हुई। तो उन्होंने इवेंट रखा, तो वहाँ पर मेरी आपसे मुलाकात हुई शुभजीत। और मेरे को बहुत पसंद आने लगे कि नहीं यार, क्या एंकरिंग करते हैं और आपका नेचर बहुत अच्छा लगा। तो फिर हम लोग बाद में मिले और फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग मिलकर इस ब्रांड को और आगे लेके जाएंगे। और जैसे सेलिब्रिटी है, तो आप जो गिफ्ट दे रहे हो, तो आपको पता है कि कितनी बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटी है उनको हमने गिफ्ट दिया है। कुछ तो नाम वो अगर हमारे दर्शकों को आप बताओ। बॉबी देओल है, लारा दत्ता, और बहुत सारे लोग हैं। नाम से ज़्यादा आप बता सकते हो, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री से हो, मैं पिक्चर बहुत कम देखता हूँ, वो तो आपको पता है। हाँ। तो काफ़ी लोगों को हमने दिया, बहुत अच्छा लगा कि आज इस लेवल तक हम पहुँचे हैं कि वहाँ पर भी सबके दिलों में अपनी जगह बनाई है और आगे भी बनाते रहेंगे। इमरान हाशमी, इमरान हाशमी, रितेश देशमुख, चंकी पांडे। चंकी पांडे, फिल्म इंडस्ट्री से लेके टेलीविजन इंडस्ट्री, ओटीटी इंडस्ट्री, सबके एक्टर्स या बोलो, फीमेल एक्टर्स को तो डायरेक्टली हम देते हैं, और अगर मेल एक्टर्स हो तो उनके परिवार वालों को भी वो पसंद आता है। बहुत सारे लोगों ने हम लोग को फीडबैक भी भेजा है, मैसेज वगैरह की, उनको कितना पसंद आया। सो कुल मिला के बात ये है कि एक जो जर्नी चालू हुआ था मुंबई के एक दुकान में, जो रात तलक था मोबाइल का दुकान, अगले दिन सुबह बन गया कपड़ों का कपड़ों का दुकान। दुकान। वो शॉप के कस्टमर्स आज पूरे दुनिया भर में है। इंडिया में बोलो तो मुंबई में है ही, हर जगह है। और सिर्फ रेगुलर हम लोग जैसे लोग नहीं है, देश के बड़े बड़े कलाकार भी इसको पसंद करते हैं। उनको जब गिफ्ट मिलता है, दे लाइक इट, दे लाइक द डिजाइन। काफी सारे लोगों ने ऑन कैमरा भी तारीफ किया है कि कितना अच्छा तरीके से डिजाइन बना हुआ है। सो कुल मिला के बात यह है कि आशीर्वाद से सब कुछ सब के कुछ हिसाब अच्छा है। से जब अच्छा चल रहा है, इसको और बेहतर करेंगे हम लोग मिलके आगे जाके भी। बट एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज का जो ये यूथ है, ये जनरेशन है, इसमें बिजनेस क्लास भी है, जो जो जॉब करते हैं वो भी है, सब है। मैं ओवरऑल आपको एक हम्म। अगर सजेशन या एक इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन या टिप देना हो आज के नए जनरेशन को, तो आप क्या दोगे, गिवन द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, जो तजुर्बा आपका रहा है जिंदगी में? देखो, जो आज की यूथ है, आज की जनरेशन है, तो सबसे मेन चीज़ है कि मोटिवेट। ये आपने कई बार देखा होगा, सब लोग बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं, और लोग बोलते हैं वीडियो देखो, ऐसा करो वैसा करो। मैं ये सोचता हूँ कि इंसान को खुद अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए लाइफ में। आगे बढ़ने के लिए कोई आपको कराने आएगा नहीं आपकी लाइफ में। और आपको सक्सेस अगर पानी है ना, तो पहले तो बात तो आप ये बात छोड़ ही दो। जैसे कि मैंने काम किया और काफ़ी सारे लोगों के मैं वीडियोस देखता हूँ जो सक्सेस हुए हैं, तो किसी ने यही नहीं सोचा कि उनको सक्सेस चाहिए या मिलेगी। देखो, एक ज़रूरत होती है, काम होता है। तो हर किसी ने काम किया और काम करते करते उनको तरक्की मिली और सक्सेस मिली। मगर यहाँ आज की यूथ क्या सोचती है कि मेरे को डायरेक्टली मिल जाए, तो वो हो नहीं सकता। कि डायरेक्टली उसको सक्सेस मिलेगी नहीं, उसको हार्डवर्क करना है, अपने आप को बहुत ही
दिमाग से काम करना है। और एक चीज़ और है कि आपको पता है कि लाइफ में है ना, जो इंसान होता है ना, उसकी पहली शादी किससे होती है? किससे? काम से। तो उस हिसाब से मेरा तो हो हाँ, गया है पहला हाँ, तो शादी। पहली शादी तो आपको काम से करनी पड़ेगी। जो काम है आज की यूथ को ये समझना है कि मेरे को पहली जो शादी है वो काम से करना पड़ेगा। अपनी वो वाली बीवी को मनाना पड़ेगा, वो मेरे से रूसे या मेरे को कोई भी तकलीफ दे, मेरे को उसकी सारी तकलीफें उठानी पड़ेगी, बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तब जाके जो रियल लाइफ में मेरी वाइफ और मेरी जो फैमिली बनेगी, मेरे बच्चे बनेंगे, वो लोग वो लाइफ में खुश होंगे। तो सक्सेस के लिए वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। पहली बीवी को खुश करना पड़ेगा, फिर दूसरी बीवी अपने आप खुश हो जाएंगी, आपकी लाइफ हमेशा खुश रहेगी। ये सारी चीज़ें होगी। और साथ ही साथ में मैं एक चीज़ बोलूँ कि दुनिया में अगर हम ये सोचते हैं कि ये घर मेरा है, जैसे आपने बताया कि लोधा में आपका घर है, या और भी बहुत सारे लोगों के घर है, गाड़ी है, बंगले है, प्रॉपर्टी है, सारी चीज़ें हैं। मगर मैं सोचता हूँ कोई भी चीज़ हमारी नहीं है परमानेंट, यहाँ पर कुछ भी नहीं है हमारा। ये सब बोलने की बात है। आज मैं सोचूंगा कि मेरा घर है या सामने वाले का घर है, तो भाई अगर घर में अगर रहना भी है ना, तो उस घर के लिए आपको काम करना पड़ेगा। वहाँ की लाइट बिल है, मेंटेनेंस है, गाड़ी है, पेट्रोल है, इंश्योरेंस है, फैमिली है, सारे खर्चे हैं। अगर ये सब चीज़ें अगर लाइफ में आप करोगे तो वो आपका है, वरना ज़िंदगी में आपका कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो 1 साल बाद सोसाइटी आपको नोटिस भेजेगी कि भाई आपका इतना-इतना मिस हो गया है, आप घर खाली करो और बचे हुए पैसे लो और यहाँ से निकल लो। तो इससे हमको क्या सीखने मिल रहा है कि कोई भी चीज़ हमारे यहाँ पर नहीं है। हमको हर चीज़ को ज़िंदा रखने के लिए कमाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं यूथ को बोलना चाहता हूँ कि भाई ये बात को समझो कि लाइफ में अगर आपको कुछ करना है ना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो हमेशा लाइफ टाइम तक आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उस ज़िंदगी को जीने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए। बिल्कुल सही बात है। एंड आई एम श्योर आज का जनरेशन जो है उसको और समझ के और बेहतर तरीके से करेगा। मैं जाते जाते एक चीज़ करना चाहता हूँ, जो ये है कि हमारे एम लिबास के जो भी कस्टमर्स जो आज ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनको तो पता ही है कि एम लिबास कितने टाइम से है, क्वालिटी वगैरह एक्सेट्रा। बट आज अगर जो खुद फाउंडर है या जो खुद डायरेक्टर है इस कंपनी के, वो अगर खुद कपड़े कुछ दिखा के, बैग क्या होता है, कपड़े का डिजाइन क्या होता है, खुद अगर कुछ कपड़े दिखा के अगर आप कर सको, तो मैंने इसलिए आपको बोला भी था कि आप थोड़ा लेके आओ। तो अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ थोड़े बहुत कपड़े को डिजाइन वगैरह कुछ अगर हाँ, आप बताऊंगा निकाल बिल्कुल। के दिखा सकते हो तो। सबसे पहली चीज़ तो सुबह जी, ये आप सबको गिफ्ट देते हो सेलिब्रिटी को, तो आज मैंने ये गिफ्ट आपके लिए, आपकी फैमिली, अरे अरे, आपकी मम्मी के लिए लेकर आया। थैंक यू सो ठीक है, मच। तो ये बहुत गिफ्ट हाँ आपके लिए है, तो हाँ, आप थैंक ओपन करके पहले देखो बिल्कुल कैसे लग रहा है। बिल्कुल। मेरी मम्मी ने तो बात भी किया है काफी बार आपसे। हम्म। एक बार ऑलरेडी आपने उनको गिफ्ट दिया भी था। ये देखो, क्या बात है। तो ये बहुत ही प्यारी बेसिक कुर्ती है, 2 पीस है, हाँ तो बहुत ही अच्छी है। मेरे को लगता है आपकी मम्मी को बहुत पसंद हाँ आएगा। हाँ, और बिल्कुल। मैं जैसे ही मिलूंगा अभी नेक्स्ट, उनको सबसे पहले मैं ये दूंगा। हाँ, और और दूसरा, तो आप कपड़े की बात कर रहे हो, हाँ तो ये जो हमारे कपड़े हाँ होते हैं, तो ये आप देख सकते हो। तो कपड़े हैं, ये आप हाँ देख सकते हो कि इसके अंदर जो ये वर्क किया हुआ है बहुत ही प्यारा है, खूबसूरत सा वर्क है इसके अंदर। और जो इसका फैब्रिक है ये बहुत ही अच्छा है, लोगों को बहुत ही पसंद आता है। तो ये एक डिज़ाइन है। और डिटेल में तो आप हमारे स्टोर पे आएंगे तो आपको पता चलेगा। तो साथ ही साथ में ये ऑलिव कलर का है। हाँ, तो मेन चीज़ है कि लिबास की चीज़ें लोग क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि लिबास के अंदर मैं एक बार ये सब निकाल लूँ, फिर मैं अच्छे से आपको बताता हूँ। रख दो बैग नीचे। तो मेन चीज़ ये है कि ये जो इसकी डिज़ाइन है ये बहुत ही प्यारी है, और जो इसका फैब्रिक है बहुत ही खूबसूरत है। और जो हम लोग कंप्यूटर वर्क करते हैं वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी का करते हैं, ताकि कस्टमर को आफ्टर वॉश के बाद भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है। और साइज़ जो है इसकी एकदम कंफर्टेबल साइज़ है कि आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और मैं बताऊं शुभजीत की जो मार्केट में ये जो बेसिक कुर्तीज़ वगैरह मिलती है, ये भी प्रिंट है, बहुत ही अच्छी है। तो ऐसे प्रिंटेड भी है, 2 पीस है, 3 पीस है, पार्टी वेयर्स है, हर एक चीज़ है, हर वेरिएशन का। हर एक चीज़ है। मगर सबसे मेन चीज़ है कि अगर आप एक मॉल में जाते हैं तो जो प्राइसिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपनी ब्रांड के अंदर एक ऐसी चीज़ करूं प्राइस को लेके कि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा प्राइस को लेके। क्वालिटी भी अच्छी है,
प्राइस भी अच्छा है। तो क्या होता है कि उनकी मार्केटिंग और काम करने का जो स्टाइल है वो बहुत ही अलग है बड़ी बड़ी ब्रांड का, क्योंकि वो लोग करोड़ों रुपया ऐड पे लगा देते हैं, हर एक चीज़ लगाते हैं, तो वो पूरा जो कैलकुलेशन है वो पूरा प्रोडक्ट पे आता है। ठीक है, तो वो चार्ज कहाँ पे कर रहे हैं, हमारे से कर रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, माउथ ऐड कर रहे हैं और कस्टमर को क्या दे रहे हैं, उनसे अच्छी चीज़ दे रहे हैं और उनसे अच्छी डिज़ाइन दे रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ पे पैसा खर्चा नहीं कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट अच्छा दे रहे हैं, क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, जो कि कस्टमर को बहुत पसंद आता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, मगर कस्टमर आज इसलिए खुश है हमारे साथ में। और बिल्कुल, मैंने वही चीज़ बोला। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, मैं यही बोल रहा था कि जो कस्टमर ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ में जुड़े हुए हो इतने साल, आप सोचो एक कस्टमर 15 ईयर्स से अगर आ रहा है एक ही शॉप पे, तो क्यों क्यों आ रहा होगा? क्योंकि वहाँ पर उसको अच्छी चीज़ मिल रही है, कस्टमर उनके यहाँ पर रिपीट आ रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ पर रिपीट आ रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और आगे भी हम लोग बहुत सारा काम करेंगे। हमारे जो स्टोर्स है वो ओपन करेंगे और ऑनलाइन है, वहाँ पर बहुत जल्द हम लोग आने वाले हैं, तो वहाँ पर भी धमाल करेंगे बहुत सारे। मैं यही कह रहा था कि बहुत सारे प्लान्स और भी है, इसको और ताकि आगे तक लेके जा सके हम लोग। बट अभी तक के लिए एम लिबास के एक लॉयल कस्टमर और एक लॉयल व्यूअर बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जैसा कि कहानी हम लोग को पता चला, जैसा कि ब्रांड के कपड़े आज देखे हम लोगों ने कि क्यों वो खास है, अच्छा है, ये सब आपने देखा। लेकिन देखने से ज़्यादा, कैमरा की स्क्रीन से ज़्यादा बेहतर अगर तब होगा जब आप खुद अपने हाथों में लेके वो देखोगे। वो तभी होगा जब आप शॉप में आओगे खुद और आके खरीदोगे, पसंद करोगे, दूसरों को गिफ्ट करोगे, सब कुछ के लिए। क्योंकि मैं ये चीज़ ज़रूर मानता हूँ और ये मैं खुद बोलता हूँ कि हो कोई भी उम्र, हो कोई भी साइज़, एम लिबास बस में मिलेगी हर हर किसी किसी की की चॉइस, ये हमारा टैगलाइन है। और मैं तो बोलते ही रहता हूँ, मैं नींद में भी आप मुझे बुलवा सकते हो, लेकिन मैं इस चीज़ को लेके ज़रूर मानता हूँ। आप लोग भी मानोगे अगर आप लोग आओगे शॉप पे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और ये कहानी को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एम लिबास यूट्यूब चैनल।